हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तीसरी क्लास आज आपकी। पहली थके हुए लग रहे हो तुम मेरे को, हैं? थका के भेजा है मेरे पास। 12th क्लास में आदत तो नहीं होगी 1.5-2 घंटे की क्लास अटेंड करने की? पहली बार कर रहे होगे 1.5-2 घंटे की। 12th क्लास में कितने घंटे की क्लास लगती थी? आधे घंटे की, पौने की, 40 मिनट की टोटल क्लास, मैक्स टू मैक्स 40। फिर तो ज़्यादा मेहनत हो गई आज तुम्हारी, है? चलो चलो, आखिरी क्लास मतलब थर्ड क्लास है, ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा, इतने निर्दयी मैं भी नहीं हूँ, ठीक है? तो मैंने आज अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास का लेक्चर नंबर 1 क्यों रखा? कल मेरी आप सबके साथ क्लास लगी थी, मगर मैंने उसमें इकोनॉमिक्स की बात नहीं करी थी। मैंने उसमें सिर्फ और सिर्फ सीए कोर्स के बारे में बात करी थी कि हमारे सीए कोर्स के अंदर कौन से लेवल होते हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स करनी है, कौन कौन सी टाइमलाइंस हैं। और हमने क्लास के एंड में पूरी एक अपनी रोड मैप बना लिया था कि हम आज से लेकर सीए बनने तक कब हमें क्या क्या करना है। जिन बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी, जो आज पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो वाली बाद में बैकअप में देख लेना। उसमें पढ़ाया कुछ नहीं था, बट वो गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आज हम स्ट्रिक्टली गाइडेंस वाइडेंस की बात नहीं करेंगे। आज हम अपने मुद्दे की बात करेंगे। हमारा सब्जेक्ट जो है, इसका नाम क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है जी? पहले एक बार मुझे जल्दी से कुछ बेसिक चीजें बता दो जो आपको ऑलरेडी पता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारे 4 पेपर में कौन सा पेपर है? पेपर नंबर 4, फोर्थ पेपर हमारा है। और मैंने आपको बताया था 2 डिस्क्रिप्टिव हैं, 2 ऑब्जेक्टिव हैं। तो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन सी कैटेगरी में आता है? ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में आता है। 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सही करोगे तो 1 नंबर, छोड़ दोगे तो 0, और गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग। कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी ऑलरेडी नो। अब सीधा राइट ऑन टॉपिक आते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर हैं। लेट मी टेल यू, वैसे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हमारा जो सीए का कोर्स है वो 2024 में क्या हुआ था? चेंज। टू बी स्पेसिफिक, हमारा मई में नहीं था उस समय, पेपर किस में था? जून में। जून 2024 से पहले कोर्स अलग था, जून 2024 के बाद कोर्स अलग है। जस्ट आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। हमारा जो ओल्ड कोर्स था ना, उसमें भी इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 4 था, मगर उस समय पेपर का नाम हुआ करता था, यानी आज से 1.5 साल पहले पेपर का नाम हुआ करता था बिजनेस इकोनॉमिक्स। और साथ साथ इसके एक सब्जेक्ट होता था जिसका नाम क्या था? बीसीके। बीसीके स्टैंड्स फॉर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। सबने बिजनेस स्टडीज पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई? यस। तो मान के चलो बिजनेस स्टडीज का बड़ा भाई था ये। किसका नाम क्या था? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। 60 मार्क्स की इकोनॉमिक्स हुआ करती थी ओल्ड कोर्स के अंदर, और 40 मार्क्स की क्या होती थी? बीसी के हुआ करती थी। और बीसी के, ध्यान दो, अब आप बिजनेस स्टडीज मुझे लगता नहीं खासा कोई पसंद होगा किसी को। मैं एक एक से पूछने लग गया तो कोई भी मुझे लगता नहीं क्लास में मिलेगा जो कहे मुझे बिजनेस इकोनॉमिक्स पसंद था। पसंद था? तुम्हारे नंबर आते होंगे ना लिख लिख के, हैं? तो बिजनेस स्टडीज जो हमारा है, इकोनॉमिक्स में, सॉरी, बिजनेस स्टडीज जो है, आमतौर पर थ्योरी सब्जेक्ट है, और वो मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा 12th क्लास में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो समझ सबको आता है यार, मैनेजमेंट किसको समझ में नहीं आती? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, वो सब किसको समझ में नहीं आता? प्रॉब्लम तब आ जाती थी जब उसे क्या करना पड़ता था? लिखना पड़ता था। और टीचर कहते थे बेटा अपनी लैंग्वेज में भी नहीं लिखोगे, आपको कौन से पॉइंट लिखने हैं? एनसीईआरटी वाले। तो इन शॉर्ट टीचर अपने मुंह से बोलता नहीं था, वो इनडायरेक्टली आपको ये बोल रहा होता था, रटो लिखो, उसी से नंबर मिलेंगे। मगर यहां पर जब बीसी के पढ़ते थे ना, बड़ा मजा आता था क्योंकि इतना सा सिलेबस होता था। मैं दुनिया जहां का एक्स्ट्रा ज्ञान दे देता था, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग भी दिखा देता था, सारा कुछ। उसके बावजूद मुझे 15 लेक्चर लगते थे इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद। तो ये 4 नंबर ना इफेक्टिवली फ्री के नंबर होते थे, और हमारी इकोनॉमिक्स मात्र कितने नंबर की होती थी? 60। तो मुझे अपने पेपर पढ़ाने में, पेपर को पढ़ाते समय मेजर टाइम 60 नंबर की इकोनॉमिक्स में लगाना होता था। बीसी के तो मात्र 15 लेक्चर ही लेता था। मगर जब न्यू कोर्स आया, और ऑब्वियसली हम लोग क्या करने वाले हैं? न्यू कोर्स, इन्होंने बीसी के सब्जेक्ट को ही क्या कर दिया? हटा दिया। और अब हमारा पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके से क्या बन गया? बिजनेस इकोनॉमिक्स। वो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो पहले आपकी 60 मार्क्स की थी, वो 60 से बढ़कर कितने मार्क्स की हो गई? 100 मार्क्स की। सर ये तो अच्छी बात है ना, सेम सिलेबस, पहले 60 का था, अब कितने का हो गया? 100। सर मजे हो गए, ये तो 15 लेक्चर भी क्यों लगाए? आप इतना तो अभी तक आईसीआई को पहचान गए होगे, आपने 2-3 क्लास अटेंड कर ली, इतना तो आईसीआई को पहचान गए होगे। अगर आईसीआई ने 60 से 100 मार्क्स किया है तो सिलेबस सेम रखा होगा या बढ़ा दिया होगा? बढ़ा दिया होगा।
सो लेट मी टेल यू, पहले सिलेबस बड़ा कैसे, हमें ऑब्वियसली ये बड़ा हुआ सिलेबस ही करना है। बीसी के हमारा आउट हो गया, मगर इकोनॉमिक्स का सिलेबस बढ़ गया क्योंकि वो 60 से 100 मार्क्स की हो गई। अब ओल्ड कोर्स में मैंने कल आपको ये भी बताया था, इंटर में 6 नहीं कितने पेपर होते थे, 8, तो 2 पेपर कम हुए ना वहां से। उन 8 पेपर में एक पेपर हुआ करता था जिसका नाम था एफएम, एफएम स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। ये जो सब्जेक्ट है ना, एफएम एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ये हमारा सीए फाउंडेशन नहीं, किसका पेपर हुआ करता था, सीए इंटर। तो जब न्यू कोर्स के अंदर सारा कुछ जंबल कर रहे थे, उन्होंने जैसी फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स को 60 से 100 किया, उन्होंने इंटरमीडिएट से ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया। सो इंटरमीडिएट में एफएम अभी भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो किसी और के साथ मिल गया है, एफएम और एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ आ गया है वो। मगर जो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है, जो 2024 से पहले इंटर में हुआ करता था, सेम टू सेम सिलेबस कॉपी पेस्ट करके वो किसमें ले आए, फाउंडेशन में। तो बेसिकली अब जो हमारा नया इकोनॉमिक्स है, लेट मी टेल यू, वो पुराने वाले सिलेबस का फाउंडेशन वाला इकोनॉमिक्स और इंटर वाला इकोनॉमिक्स, उनको कंबाइन करके बनाया गया इकोनॉमिक्स है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं, ये मैंने आपको कहानी क्यों बताई, क्योंकि अब जब मैं आपको सिलेबस बताऊंगा ना, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हमेशा से फाउंडेशन में थे, वहां पर हमारे पास एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए थोक में है, जितने मांगोगे उतने दे दूंगा। मतलब क्वेश्चन बैंक में तो मैंने एक हद तक ही डाल रखे हैं, हर चैप्टर के अंदर मैंने लगभग आईसीआई ने हर चैप्टर के अंदर 100-125 क्वेश्चन डाले हैं, मैंने ऊपर से 250-300 और डाल दिए हैं। तो हर चैप्टर के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको, लगभग 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस, 350 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के, विच आई बिलीव इज मोर देन सफिशिएंट। बट अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहो, क्वेश्चन अथाह में है। क्यों? क्योंकि ये पुराने जमाने से चल रहा है, इतने पेपर हो चुके हैं कि हमारे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। मगर जो चैप्टर इंटर से निकल के आए हैं, इंटर से आप फाउंडेशन में आए हैं, उनमें प्रॉब्लम पता क्या है, इंटर में इकोनॉमिक्स हुआ करता था, बट वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, वो क्या होता था, डिस्क्रिप्टिव। बट अब वही चैप्टर जब इंटर से उठ के कहां पर आ गए, फाउंडेशन में आए, तो फाउंडेशन में अब वो डिस्क्रिप्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव। तो उनके केस में ना हमारे पास मात्र 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन है, बस 3 अटेम्प्ट। कौन कौन से, जून 24, सितंबर 24 और जो भी लेटेस्ट बैच हुआ है कौन सा, जनवरी 25। सिर्फ 3 एग्जाम हुए हैं न्यू कोर्स के अभी तक। मई 25 अभी होगा और सितंबर 25 की आप तैयारी कर रहे हो। तो मैं आपको पहले से ही बता दूं, वो चैप्टर हम पढ़ेंगे डिटेल में, मगर उनके पास्ट ईयर और मॉक टेस्ट पेपर हमारे पास सिर्फ 3 अटेम्प्ट के हैं, तो वहां पर हमारे पास आईसीआई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए थोड़े से कम है। और आईसीआई भी मैं बताऊं, है तो सरकारी इंस्टीट्यूट ही ना एट द एंड ऑफ द डे। और आपने सरकार के बारे में एक कहावत सुनी होगी, सरकार के घर में देर है बट अंधेर नहीं। काम कर लेते हैं, जल्दी करें इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आईसीआई इट्स टेकिंग इट्स टाइम। 1 साल हो गया नया कोर्स आए, अभी तक उसने नए क्वेश्चन बनाए ही नहीं है। हर चैप्टर के पीछे जो वहां इंटर से उठ के आए हैं, मैं बताऊंगा कौन से इंटर से उठ के आए हैं, उन चैप्टर में मात्र 10-10, 20-20 क्वेश्चन है। माइक्रो वहां पर फाउंडेशन वाले जो चैप्टर थे उसमें 100-150 क्वेश्चन आईसीआई अपने स्टडी मैट में दे रहा है, जबकि इंटर से जो उठ के आए चैप्टर, उनमें सिर्फ कितने क्वेश्चन है, 10-15, क्योंकि आईसीआई खुद अभी वो क्वेश्चन बना रहा है या नहीं बना रहा। यस। तो वहां हमने क्या किया है, वहां हमने अपने खुद के क्वेश्चन बना के आपको प्रोवाइड करे हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको हर चैप्टर के लास्ट में भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। बस फर्क ये है, जो चैप्टर फाउंडेशन में पहले से थे उनमें मैंने आईसीआई के क्वेश्चन ज्यादा डाले हैं, अपने क्वेश्चन नाम मात्र डाले हैं। आईसीआई के क्वेश्चन करेंगे ना जिसके पेपर देने हैं। बट जो चैप्टर इंटर से आए हैं उनमें आईसीआई के क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं है, जो हैं वो डाल दिए हमने। बट मेनली आपकी प्रैक्टिस के मैंने अपने खुद के क्वेश्चन बनाए हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन बनाए हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस हर चैप्टर के डिटेल में हमारे क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। सर अब ये पूरी कहानी तो समझ में आ गई, अब हमें ये बताओ हमारे टोटल कितने चैप्टर हैं, इनमें से कौन से चैप्टर हैं जो पहले से फाउंडेशन में थे, और इनमें से कौन से चैप्टर हैं जो न्यू सिलेबस में इंटर से उठ के कहां पर आए हैं, फाउंडेशन में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, हमारे इकोनॉमिक्स में टोटल कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर। सर बस 10 चैप्टर करने हैं हमें, चैप्टर 10 हैं, बट हर चैप्टर आगे किस में डिवाइडेड है, यूनिट्स में। तो मैं आपको इंडेक्स लिखवा नहीं रहा, जब आपको बुक मिलेगी उसके पहले पेज पे प्रिंटेड ही है, मैं फालतू में क्यों लिखवाऊं। वैसे इकोनॉमिक्स की कॉपी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, इकोनॉमिक्स की कोई कॉपी मत बनाना। क्यों? मैं इकोनॉमिक्स में बहुत सारी नोटिंग कराऊंगा,
बट जो भी मैं नोटिंग कराऊंगा ना, मैंने आपको बुक में ही यहां पर ऐसे स्पेसेस दिए होंगे। जब आपके पास बुक आएगी तो बुक के अंदर आपको ऐसे स्पेसेस मिलेंगे, कई जगहों पे पूरे पूरे पेज ही खाली मिलेंगे आपको। पहले चैप्टर के अंदर शायद ना हो, आपको पूरे पूरे ब्लैंक पेज पड़े हुए मिलेंगे। वो ब्लैंक पेज इसलिए नहीं है कि भाई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, वो ब्लैंक पेज इसलिए है, मैंने एक चीज नोटिस करी है, पढ़ाते पढ़ाते हमें भी बड़ा काफी समय हो गया, अगर मैं इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपको कॉपी बनवाऊंगा और उसमें नोटिंग कराऊं, एग्जाम वाले दिन वो कॉपी कभी खुलेगी नहीं। इससे अच्छा तो क्या करेंगे, जो हमारी किताब है, जो भी नोटिंग करेंगे, मान लो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश मिक्स करा के मैंने लिखवा दी, ताकि रिवाइज करते समय आप अपनी हाथ से लिखी हुई चीज पढ़ो और एकदम चीजें याद आ जाएं। या मैंने आपको एक पूरी कहानी सुनाई, एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया और वो एग्जाम्पल शॉर्ट में लिखवा दिया, तो वो वहीं बुक में लिखी होनी चाहिए, तभी पढ़ी जाएगी। अगर उस चीज को कॉपी में लिखेंगे हम, पढ़ेंगे नहीं। तो आपको जो बुक मिलेगी उसमें हर जगह जहां जहां मुझे नोटिंग करानी है मैंने स्पेस रख रखा है। नहीं तो और कुछ नहीं होगा तो बुक के ऊपर हेडर और फुटर में मैंने स्पेस रख रखा है, हेडर और फुटर में हम नोटिंग करेंगे। आपको इकोनॉमिक्स की कोई कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलो बुक के अंदर अगर हम बात करें, हमारा चैप्टर नंबर जो 1 है उसके अंदर कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। चैप्टर नंबर 2 जो है, अगर आप ध्यान से देखो, उसमें कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। पहले मैं सिर्फ यूनिट गिनवा रहा हूं आपको, यहां पर 2 यूनिट है। चैप्टर 2 में कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। देन चैप्टर 3 के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। चैप्टर 4 के अंदर हमारे कितने यूनिट है, अगेन 3 यूनिट है। चैप्टर 5 वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर, कोई यूनिट ही नहीं है, एक ही यूनिट है सिर्फ उसके अंदर। चैप्टर 6 अगेन 2 यूनिट है। चैप्टर नंबर 7 टोटल 4 यूनिट हैं। चैप्टर नंबर 5 3 यूनिट, और चैप्टर नंबर 8 3 यूनिट हैं। और इसके बाद ये है सबसे बड़ा चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 कितने यूनिट है टोटल, 5 यूनिट हैं। एंड देन वी हैव चैप्टर नंबर 10। तो दिस इज योर एंटायर सिलेबस। नाम मैं एक एक करके दिखाता हूं चैप्टर्स का, बट एक चीज याद रखिएगा, 10 चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि आपको 10 ही पढ़ने हैं। कहने के लिए चैप्टर 10 हैं, बट क्या यूनिट ज्यादा है या नहीं है, यस। अगर मैं ऐड करके देखूं, एक बार ऐड करके दिखा देता हूं कितने यूनिट हमारे सिलेबस के अंदर हैं। 2 यूनिट हो गए हमारे, ये 2 3 5 2 7 7 3 10 10 2 12 12 के बाद 12 और 4 16 16 और 3 19 19 और 5 24 और ये आखिरी 25 यूनिट हैं। तो आप बोलेंगे चैप्टर 10, बट असली में यूनिट कितने हैं, 25। 100 मार्क्स 25 यूनिट्स, ठीक है जी। अब चैप्टर को डिटेल में तो पढ़ना है, आज मुझे आपके साथ चैप्टर 1 शुरू करना है, ठीक है, सीधा चैप्टर 1 शुरू करेंगे। बट एक बार आइडिया ले लें चैप्टर में है क्या भला। पहले 5 चैप्टर जो है ना, 1 से 10 में जो पहले 5 बता रहा हूं, ये वो 5 चैप्टर हैं जो हमने सीधे सीधे कहां से उठाए हैं, फाउंडेशन ओल्ड सिलेबस से सेम टू सेम क्या करे हैं, कॉपी पेस्ट। एक आधा टॉपिक डिलीट करा है जो पहले हुआ करता था, अब नहीं है। अदरवाइज पहले 5 चैप्टर पहले ओल्ड कोर्स में भी हुआ करते थे और नए में भी है। चैप्टर 6 से चैप्टर 9 6 7 8 9 सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कहां से करे हैं, इंटर से। पहले इंटर में भी इकोनॉमिक्स में ही पढ़ाता था, तो वहां पर 4 चैप्टर होते थे, चैप्टर 1 2 3 4, उन्हीं को क्या बना दिया 6 7 8 9। और एक चैप्टर आईसीआई ने नया जोड़ा है बिल्कुल। कौन सा चैप्टर जोड़ा है, चैप्टर नंबर 10। चलो आओ चैप्टर 10 से शुरू करते हैं। ये कौन सा चैप्टर है सर जो नया जोड़ा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के में ना एक कीड़ा है, जब तक बच्चे को थ्योरी ना पढ़ाए ना, थोड़ा सा डेटा ना डाल दें, उसका दिमाग ना खराब कर दें, तब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम को मजा नहीं आता। भाई पूरा 9 चैप्टर तुमने बढ़िया सिलेबस बनाया, आई एम सो प्राउड ऑफ आईसीआई की उसने फालतू की चीजें नहीं डाली, 9 चैप्टर में बढ़िया सिलेबस डाला, बढ़िया क्वेश्चन डाले, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे हो, अरे बढ़िया करो ना। आखिरी चैप्टर क्या डाल दिया उन्होंने, इंडियन इकोनॉमी। और 12th क्लास में तुम ये पढ़ पढ़ के रट रट के आए हो, क्या होता है, वो डेटा दे रखे हैं भर भर के, ब्रिटिशर्स के जमाने में ऐसा होता था, फिर ऐसा हुआ, फिर 1960 तक ऐसा हुआ, 1980 तक ऐसा हुआ, 1991 हुआ, एलपीजी रिफॉर्म आए, ये हुआ। वो पूरी कहानी जो आपने 12th क्लास में पढ़ रखी है, वही कहानी फिर से सिलेबस में है। बस फर्क ये है, उस समय पेपर 12th क्लास में आपने कौन सा लिखा था, डिस्क्रिप्टिव। अब वही डेटा ही होगा, बस पेपर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, कल की क्लास में मैंने आपको बार बार बोला था, इकोनॉमिक्स को रटना मत, इकोनॉमिक्स को समझना। और ये लाइन मैं बार बार रिपीट करूंगा, बट चैप्टर 10 में रिपीट नहीं करूंगा। चैप्टर 10 में मैं खुद ही बोल रहा हूं आज से, चैप्टर 10 में ज्यादा समझने और समझाने वाला मेरे पास नहीं है, बिकॉज इट इज प्योर डेटा। हाँ, इसमें कहानी सुनाने के लिए
तो मेरे पास भरपूर कहानियां हैं, तो इस चैप्टर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, डेटा को याद कराने के लिए कहानियां सुनाऊंगा, बट इस चैप्टर को लास्ट में करेंगे। वैसे इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, अगर तुमने अपने मन में मूड बना लिया है अरे इसको तो छोड़ देंगे सर, सारा सिलेबस थोड़ा करना होता है सर, थोड़ी बहुत तो बलि भी चढ़ा के जानी होती है ना, कि सारा सिलेबस नहीं करना होता, तो इससे पहले तुम सोचो कि नहीं नहीं सर ये तो हम छोड़ देंगे, ये करके तो जरूर जाना है। कितने मार्क्स का है ये? 10 मार्क्स। और 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, 10 मार्क्स की इंपॉर्टेंस सीए के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा है, और यहां पर आराम से 10 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि चैप्टर ज्यादा लेंथी नहीं है। बट स्टार्टिंग में इससे नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें समझाने के लिए कम है, डेटा थोड़ा ज्यादा है। लेट्स गो विद पहले 9 चैप्टर, एक बार इनका नाम पढ़ते हैं कि हमारा है क्या। चैप्टर नंबर 1 जो है ना, ये ना तो अच्छा, ये तो पता होगा आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? माइक्रो और मैक्रो। एक बार आप बताइए दो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर की, इंडिविजुअल सेलर की, तो बेसिकली हम किसको रेफर कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो में क्या होता है? एग्रीगेट्स, इकोनॉमी एज अ होल। जब हम एक एंटिटी के प्रोडक्ट के प्राइस की बात करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और जब पूरी इकोनॉमी की इन्फ्लेशन की बात करें तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जब मैं एक एंटिटी की सेल्स की बात करूं, एवीजे की सेल्स की बात करूं, तो वो माइक्रो है, और जब मैं इकोनॉमी की जीडीपी की बात करूं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इतना समझ में आता है आपको? अब हमारा जो सिलेबस है मैं आपको बताऊं, चैप्टर नंबर 1 ऐसा है जो ना तो माइक्रो है ना ही मैक्रो है। ये बेसिक चैप्टर है, नाम पढ़ो जरा इसका, क्या है? नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बेसिकली हर सब्जेक्ट में पहला चैप्टर जो होता है वो किसके लिए होता है? उस चैप्टर का बेसिक। तो हमने बेसिक से स्टार्ट करना है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो क्या होती है, मैक्रो क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी। ये टोटल चैप्टर जो हमारा है ये हमारी 5 मार्क्स की वेटेज रखता है। अगर आप वेटेज लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो बाद में वेटेज के लिए मैं आपको अलग से कुछ प्रोवाइड करूंगा। मैं वेटेज वगैरह ना ऐसे आमतौर पर पढ़ाते समय नहीं बताता, लास्ट में जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है तो एक बार बताता हूं, यार रिवीजन करते समय आपको बताओ किसको ज्यादा ध्यान देना, किसको कम। चैप्टर नंबर 1 5 मार्क्स की वेटेज का बेसिक चैप्टर है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ये 2, 3 और 4 कलेक्टिवली कौन से हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तीनों चैप्टर में सिमिलैरिटी है, क्या है? माइक्रो। इसीलिए जब भी पढ़ेंगे ना इन चैप्टर को एक साथ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि 2 पढ़ने का 6 पढ़ने पहुंच जाएंगे, क्योंकि तीनों माइक्रो हैं। 2 से कनेक्टेड 3 है, 3 से कनेक्टेड 4 है। तो जब भी पढ़ना शुरू करेंगे सीक्वेंस में पढ़ेंगे 2, 3, 4, और जब जब रिवाइज भी करेंगे तो रिवाइज भी कैसे करेंगे? 2, 3, 4 लिंकिंग बना के करेंगे। ये नहीं है कि हवा में कहीं पे भी कुछ कर रहे हैं, आप लिंक बना के करोगे, तीनों माइक्रो के हैं। ठीक है, देन 2, 3, 4 माइक्रो के हैं। उसके बाद हमारा, अच्छा इनकी वेटेज कितनी कितनी है? चैप्टर 2 की वेटेज है 10 मार्क्स, चैप्टर नंबर 3 की वेटेज है 10 मार्क्स, और चैप्टर नंबर 4 बढ़िया चैप्टर है। कराने में मैं आपको पहले बता दूं मुश्किल से 4 या 5 क्लास लगेंगी। अगर प्रॉपर मिल जाए ना मुझे 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट का इफेक्टिव कंटेंट, जैसे आज की क्लास तो मैं कितना पढ़ा लूंगा? 1 घंटा, सवा घंटा। उसके बाद तुम ऐसी ऐसी नजरों से मुझे देखोगे कि मुझे खुद ही निकल के जाना पड़ेगा। तो पता है मुझे 2 बजे के बाद तुम लोग, 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक थोड़ा ना ऐसे बेचारापन दिखा रहे होते हैं, ऐसे गिर गिर के दिखा रहे हैं ये वो, एक वो होते हैं, एक ऐसे देख रहे होते हैं तो वो निगाहों से पता लग जाता है कि नाउ मेरे लिए इस क्लास में रहना थोड़ा अनसेफ है। तो आज की क्लास तो मैं मान के चल रहा हूं 1 घंटा, सवा घंटे से ऊपर मैं नहीं ले पाऊंगा। वैसे अगर मेरे को प्रॉपर अगर क्लास मिल जाए तो ये चैप्टर जो चैप्टर 4 है मात्र 4 या 5 क्लास का चैप्टर है, बट वेटेज में पता कितने मार्क्स का है? ये 15 मार्क्स का। सर तो पहले यही करा दो ना सर, 15 मार्क्स का अगर हो रहा है तो। प्रॉब्लम ये है चैप्टर 4 है 15 का, बट इसमें कनेक्टिविटी किसकी है? 2 और 3 की। तो बेसिकली 2 और 3 की नॉलेज के बेसिस पे हम क्या करते हैं? चैप्टर 4। तो टोटल माइक्रो बताओ कितने मार्क्स का हो गया? 10 + 10 + 15 कितने का हो गया? 35 मार्क्स का क्या हो गया हमारा? माइक्रो। 5 नंबर का बेसिक चैप्टर जो आज शुरू करूंगा, 35 मार्क्स का क्या हो गया? माइक्रो। चैप्टर 2, 3 और 4। देन चैप्टर नंबर 5 से शुरू होगा हमारा मैक्रो, इसीलिए बीच में मैंने एक और टॉपिक बना दिया। क्या है वो? ओवरव्यू ऑफ मैक्रो। कुछ बेसिक डिस्कशन पहले मैक्रो की करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे सिलेबस में क्या आ जाएगा? मैक्रो। और फिर चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ये सारे चैप्टर किसके हैं? मैक्रो। तो इन शॉर्ट हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कितने चैप्टर हैं? 5,
चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। 3 चैप्टर माइक्रो के थे, मगर मैक्रो के कितने हैं? 5, 5, 6, 7, 8 और 9। अब ये जो चैप्टर है ना, ये सबसे बढ़िया चैप्टर है, क्योंकि हम ये सारी चीजें जो पढ़ने वाले हैं 5, 6, 7, 8, 9 के अंदर, वो इस समय रियल लाइफ में हमारे आस पास घटित हो रही हैं। तो अगर आप इसको सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ना पढ़ो कि ये इतने मार्क्स का है, मुझे ये पढ़ना है, ये याद करना है, अगर आप इसको ओपन माइंड से पढ़ो तो आपको पता लगेगा, जो कल मैं आपको बोल रहा था कि इकोनॉमिक्स असली में सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि रोज रोज हमारे आसपास ये चीजें हो रही होती हैं। माइक्रो में तो यार फिर भी ना वही घिसा पिटा होगा, डिमांड होती है, सप्लाई होती है, इक्विलिब्रियम होता है, ये होता है, वो ना मेरे को मजा नहीं आता। असली में जो मजा है ना पढ़ने का, मेरे हिसाब से वो माइक्रो नहीं है, वो क्या है? मैक्रो। और मेरे को नहीं देखा है स्टूडेंट अक्सर माइक्रो तो बड़े मजे से पढ़ता है, मगर मैक्रो आते क्या होने लग जाते हैं, हम रट्टा लगने जाते हैं। मेरा उल्टा चलेगा, मैं माइक्रो पे से ज्यादा डिटेल में कहां जाऊंगा? माइक्रो में भी जाऊंगा डिटेल में, बट मैक्रो में उससे भी ज्यादा डिटेल में जाएंगे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक एक चैप्टर के डिटेल में नहीं जा रहा, वो बाद में देखेंगे। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। चैप्टर नंबर 9 जो है, मैंने आपको बोला चैप्टर नंबर 9 बेसिकली पूरा का पूरा किसके ऊपर है? इंटरनेशनल ट्रेड। और अगर आप थोड़ी बहुत न्यूज देखते हो, हम इस समय आज बैठे हैं 3 अप्रैल को, कल 2 अप्रैल को कुछ हुआ दुनिया में। क्या हुआ? टैरिफ। ये क्या बला है? आपको अगर पता हो, कल हम तो सो गए थे यहां पर, रात को 1:30 बज गए थे, हमारा तो 3 तारीख शुरू हो गई थी, बट इतना पता है ना यूएस टाइम के मुकाबले में हमारे पैसे क्या चलता है? पीछे। तो जब हमारी यहां 3 तारीख हो गई थी, यानी आज की सुबह हो गई थी, तब यूएस में अभी भी क्या चल रही थी? 2 तारीख। 2 तारीख डोनाल्ड ट्रंप ने एक कट ऑफ डेट रखी थी, जिसे वो बोल रहे हैं अमेरिका का लिबरेशन डे। सो टुडे डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग आज अमेरिका के क्या है? लिबरेशन डे। भाई तुम्हें किससे लिबरेशन चाहिए? दुनिया तुम्हारे से परेशान है, दुनिया को तुमसे लिबरेशन चाहिए। तो वो कह रहे हैं हमारा, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि दुनिया की सारी कंट्रीज ने इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में हमारा नुकसान करा है, वो हमें एक्सपोर्ट करती हैं बट हमारा सामान खरीदती नहीं है, तो मैं इन सब के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। कल उसने भर भर के सारे देशों पे क्या लगाए हैं? टैरिफ। इंडिया पे लगाया 26%, एंड दैट इज वाई आज इंडिया और बाकी एशिया की स्टॉक मार्केट सारी डाउन है। अब सवाल ये टैरिफ होते क्या भला है? टैरिफ वन लाइन में बोले तो क्या होते हैं? टैक्सेस। बट ये कितनी तरह के होते हैं? बहुत सारी तरह के होते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ होता है, बाउंड टैरिफ होता है, एमएफएन टैरिफ होता है, स्पेसिफिक टैरिफ होता है, एड वैलोरम टैरिफ होता है, कंपाउंड टैरिफ होता है। ये होते क्या भला हैं? और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लगाए हैं? वो लगाने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब हमारे चैप्टर के अंदर है। अब 2 तरीके हैं, एक तरीका है पढ़ो रटो पेपर दो, एक तरीका ये है कि उसे रिलेट करो। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया क्योंकि ये चीज हुई है कल। चैप्टर नंबर 9 पूरा का पूरा रियल लाइफ में घटित हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अगर टैरिफ लगाई है, हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट या नुकसान क्या होने वाला है, और उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट या नुकसान क्या होने वाला है। क्या वो सही कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है, ये एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो बहुत ही बढ़िया चीज है पढ़ने वाली, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स रियल लाइफ से क्या होती है? कनेक्टेड। अच्छा, ये वर्ड एक और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बोलता हूं, ये वर्ड तो सबने सुन रखा होगा, हमारे देश की पॉलिटिक्स में तो रोज ही ये वर्ड यूज होता है। क्या? जीडीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म? व्हाट इज द मीनिंग? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। एक पूरे साल के अंदर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स एंड सर्विस बने, इंक्लूडिंग मेरी सर्विस, इंक्लूडिंग ये ग्लास, इंक्लूडिंग ये, इन सब की वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? उस कंट्री की जीडीपी। इंडिया की जीडीपी कितनी है? आइडिया तुक्का, थोड़ा सा एग्जैक्ट तो भाई मोदी जी को भी नहीं पता होगी, आप बताओ आसपास अप्रोक्सीमेट आइडिया। 8 ट्रिलियन नहीं, 3 ट्रिलियन, आसपास पहुंच गए। 3.7। अब हुआ क्या? असली में 3.7 3.8 ही था, बट अभी लास्ट टू लास्ट हफ्ते एक अपडेटेड डेटा आया है, उसके हिसाब से हम $4 ट्रिलियन क्रॉस कर गए हैं। 3.7 3.8 ट्रिलियन डॉलर वाज द लास्ट फिगर जो मैं अपनी क्लास में बोलता था, बट अभी लेटेस्ट इंटरनेशनल डेटा आया, इंडिया का ऑफिशियल डेटा नहीं आया अभी, बट इंटरनेशनल डेटा के हिसाब से इंडिया $4 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है।
तो इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन है। इसका सिंपल भाषा में मतलब बताओ क्या है? सिंपल भाषा में मतलब इंडिया के अंदर क्या, इसका कुछ लोग इसका मानते हैं $4 ट्रिलियन मतलब इंडिया की वेल्थ $4 ट्रिलियन है। आर वी टॉकिंग अबाउट वेल्थ? नो। हम सबके बैंक अकाउंट में पैसे मिला दिए जाएं, आर वी टॉकिंग अबाउट दैट? नहीं। मनी जो सर्कुलेशन में हम उसकी बात कर रहे हैं? नहीं। हम कह रहे हैं एक साल के अंदर हमारे देश के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस बनते हैं वो कितने बनते हैं? 4 ट्रिलियन। अच्छा, ये एक ही बार बनेंगे, अगले साल फिर से बनेंगे, अगले साल फिर बनेंगे। अगले साल अगर $4.5 ट्रिलियन है तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ कर दी, और अगले साल अगर $4 ट्रिलियन से कम है तो हमारा इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ इज पिछले साल की जीडीपी और इस साल की जीडीपी दोनों का डिफरेंस निकालो, डिवाइड बाय पिछले साल की जीडीपी इनटू 100। अगर इंडिया 7% से ग्रो कर रहा है, इसका मतलब पिछले साल की जीडीपी के मुकाबले हमने इस साल कितने परसेंट ज्यादा जीडीपी कर दिया है? 7%। ज्यादा गुड्स एंड सर्विस बने हैं तो इसका मतलब लोगों ने ज्यादा इनकम कमाई है, इसका मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। ये सिंपल मतलब है, ठीक है जी। क्योंकि जीडीपी का मतलब कुछ लोगों के दिमाग में अलग ही होता है, वो मान के चलते हैं जो जीडीपी जिस देश की ज्यादा है इतनी दौलत है उस देश के पास। वेल्थ अलग चीज होती है, जीडीपी है। जैसे एक बिजनेसमैन की बैलेंस शीट का टोटल और उसकी सेल की फिगर सेम होती है? अलग अलग होती है। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, सेल अलग चीज है, बैलेंस शीट का टोटल अलग है। तो देखा जाए तो एक कंट्री के कंटेक्स्ट में सेल की फिगर ही क्या होती है? हमारी जीडीपी होती है एक तरह से। जैसे एक फर्म सेल करती है साल में, वैसे ही हमारी कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विस बने उसको हमने नाम क्या दे दिया? जीडीपी। अच्छा, मैं ये बात क्या कह रहा था, हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन है। दुनिया में कौन से नंबर पे हैं हम? कौन से नंबर पे हैं हम? अभी फिलहाल हम कौन से नंबर पे हैं? 5th नंबर पे। इन टर्म्स ऑफ टोटल जीडीपी हमारी दुनिया हम ओवरऑल दुनिया में कौन से नंबर पे हैं? 5th नंबर पे। यानी हमारे से ऊपर 4 और कंट्रीज हैं। आप बताओ कौन कौन सी 4 कंट्रीज हैं हमारे से ऊपर? सबसे पहले नंबर 1 पे कौन है? यूएस। नंबर 2 पे चाइना। और बताओ? जर्मनी नंबर 3 पर है। और नंबर 3 पे इस समय जहां तक मुझे पता है जापान है। जर्मनी नंबर 4 पे है। ये 3 और 4 ना ऊपर नीचे होते रहते हैं क्योंकि इनका डिफरेंस बहुत कम है। एक की 4.7 है, एक की 4.5 है। तो अगर एक कंट्री ने ज्यादा ग्रो करा वो उसको ओवरटेक कर लेता है। तो पिछले 5-7 सालों के अंदर, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कभी कोई आगे निकल जाता है, कोई 3 पे पहुंच जाता है। जहां तक मुझे पता है अभी फिलहाल जापान 3 पर है और जर्मनी किस पे है? 4 पे है। और ये 4 पॉइंट समथिंग ही है। एक 4.5 पर है, एक 7.7 पे है। और फिर इनके बाद क्या है? इंडिया। अब मजे की बात यह है, ये दोनों कहने के लिए जीडीपी में हमसे आगे हैं बट ग्रो नहीं कर रहे हैं, स्टैग्नेंट है उसी समय पे। यानी जितनी जीडीपी पिछले साल बनाई थी इस साल भी क्या उतनी ही जीडीपी, जबकि इंडिया सेम जीडीपी बना रहा है या ग्रो कर रहा है? ग्रो कर रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है इन दोनों कंट्रीज को हम बहुत जल्दी क्या कर लेंगे? ओवरटेक कर लेंगे। बचपन में वो खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी ना। वो कछुआ धीरे धीरे चल रहा था बट कंसिस्टेंटली चल रहा था, खरगोश आगे जाके भाग के रुक गया। इनका भी वही है, ये खरगोश है वहां जाके अब रुक गए हैं फिलहाल, अपनी मर्जी से नहीं रुके, उसके भी अलग फैक्टर्स हैं, चैप्टर 5 है बिजनेस साइकिल, वहां पढ़ेंगे। बट अभी ये फिलहाल रुक गए। इंडिया 7% के हिसाब से धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, डिपेंडिंग ऑन हमारी ग्रोथ रेट अगले 2-2.5 साल में क्या होती है। हम अगले 2-3 साल में दुनिया की कौन सी इकॉनमी बन जाएंगे? नंबर 3। सिर्फ यूएस और चाइना हमसे ज्यादा रहेगा। सुन के अच्छी फीलिंग आई है नहीं आई? यस। अब हाँ, वहीं पर मैं आ रहा था। अब अगर हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन गए जीडीपी में, तो फिर तो इंडिया अमीर देश होना चाहिए यार। फिर ये क्यों बोलते हैं डेवलपिंग है, इंडिया इज अ पुअर कंट्री एंड ऑल दैट स्टफ? बिकॉज एज द वर्ड गोज, जीडीपी का मतलब क्या है? फिर से बोलो, हर चीज का आंसर मतलब में छुपा है। जीडीपी का मतलब क्या है? जो पूरे देश में फाइनल गुड्स एंड सर्विस बने हैं। बट मुझे बताओ क्या अब मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं। 2 परिवार हैं एक मोहल्ले के अंदर, एक परिवार के अंदर 10 लोग रहते हैं और इनकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है, वर्सेस एक और परिवार है, इसकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए है, बट इस परिवार में 3 लोग रहते हैं सिर्फ। मुझे बताओ दोनों परिवार में से, दोनों फैमिली में से कौन सी फैमिली ज्यादा अमीर है? फैमिली 1 या फैमिली 2? फैमिली 1 या फैमिली 2? फैमिली 2, फैमिली बी। वाई? क्योंकि वहां पर 6 लाख 3 लोगों में बट रहे हैं। तो हर इंसान के पास ऑलमोस्ट कितने खर्च हैं करने के लिए? 2 लाख। यहां पर 10 लाख कितने लोगों में बट रहे हैं? आपको आंसर मिल गया। इंडिया टोटल वॉल्यूम टर्म्स में
दुनिया की कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे। बट जब डिवाइड बाय पॉपुलेशन करते हैं तो डिनोमिनेटर 150 करोड़ का आ जाता है। इतना हैवी डिनोमिनेटर है कि जब हम जीडीपी को डिवाइड बाय पॉपुलेशन करते हैं तो एक वर्ड आता है पर कैपिटा इनकम। पढ़ेंगे डिटेल में, बट मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन ये दे रहा हूं बेसिकली कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजें हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे कनेक्टेड है। पर कैपिटा इनकम में जैसे ही हम जब डिवाइड बाय पॉपुलेशन करते हैं, पर कैपिटा में इंडिया का नंबर वो 100 भी पार कर जाता है। पर कैपिटा में हम नाइजीरिया से भी पीछे हैं। पर कैपिटा में हम थोड़े समय पहले तक बांग्लादेश से भी पीछे थे, वो देश जो हमने बनवाया। पता होगा ना हिस्ट्री में 1971 में हमने वॉर लड़ी पाकिस्तान से, हमने बनने में हेल्प करी। जो देश हमने बनने में हेल्प करी थोड़े दिन पहले तक पर कैपिटा में वो क्या था? हमसे आगे था। और एक बात सुनो, 1990 से पहले पाकिस्तान भी पर कैपिटा में हमसे आगे था। अब बुरा लगा भी लगा कि हाँ अब नीचे है, फिलहाल नीचे, अब नीचे है। तो हमें वही करता है ना, हमारे देश की मीडिया में कुछ भी अगर बुरी खबर हो कहते हैं पाकिस्तान से आगे है ना, हमने कहा हाँ पाकिस्तान से तो आगे हैं, उससे तो आगे रहना चाहिए। तो पर कैपिटा के मामले में ना हम पीछे हो जाते हैं। सो आप समझ सकते हो, even despite being the fifth largest and soon to be the third largest economy of the world, we are still considered to be a developing nation for the simple reason that our population is very high. And एक देश के अंदर एक आम इंसान तब अमीर बनेगा जब उसकी टोटल जीडीपी बढ़ेगी या पर कैपिटा बढ़ेगी? पर कैपिटा बढ़ेगी। अब पर कैपिटा बढ़ाने के दो तरीके हैं। पर कैपिटा का फॉर्मूला क्या है? पर कैपिटा का फॉर्मूला है टोटल जीडीपी उस देश की डिवाइड बाय उस देश की टोटल पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा जीडीपी बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो न्यूमरेटर को बहुत तेजी से बढ़ाओ या डिनोमिनेटर को बढ़ने मत दो। इंडिया की पॉपुलेशन अब उस स्टेज पे पहुंच गई है जहां पर अब ये स्टेगनेंट हो गई है और अब अगले 10-15 साल बाद ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? डिक्लाइन। इसके लिए एक रेशियो होता है एवरेज मोर्टेलिटी रेट, जो सॉरी एवरेज बर्थ रेट, जो कि होता है 2.1। अगर ऑन एन एवरेज एक कपल की 2.1 ये मत पूछना सर 0.1 बच्चा कैसे पैदा हो रहा है, वो और एवरेज ले रहे हैं। 2.1 बर्थ रेट है ना, तो उस देश की इकोनॉमी स्टेगनेंट रहती है। इंडिया ऑलरेडी 2.1 पे है पुराना डेटा के हिसाब से, लेटेस्ट डेटा अभी आएगा और लेटेस्ट डेटा में कहा जा रहा है शायद ये फर्टिलिटी रेट जो है ये 2.1 से भी चली गई है नीचे, और कुछ स्टेट्स में तो 1 पॉइंट समथिंग तक चली गई है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर तो खासकर। तो इंडिया की जीडीपी अब धीरे धीरे बढ़ेगी नहीं, 150 करोड़ हो गई है, हद से थोड़ा सा 160 करोड़ के आसपास जाकर स्टेगनेंट हो जाएगी। फिर ये तेजी से क्या करेगी? गिरेगी, जो कि होना शुरू हो गया चाइना के केस में। और जो चाइना के केस में हो रहा है 20-25 साल बाद क्या होगा? हमारे साथ भी सेम टू सेम होगा। अब अगर आपको पता है पॉपुलेशन डिक्लाइन होएगी अगले 25-30 साल में, 40 साल के अंदर, और अगर आप इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाओगे तो अब बताओ इसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ेगा? पर कैपिटा इनकम। इसलिए कहा जाता है अगले 20-25-30 सालों के अंदर अगर किसी देश के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत तेजी से बढ़ेगा, वो क्या होगा? इंडिया होगा। रीजन बड़ा सिंपल है, बिकॉज इफ द न्यूमरेटर इज ग्रोइंग एट ए वेरी फास्ट स्पीड बट द डिनोमिनेटर इज स्टैग्नेंट, देन योर पर कैपिटा इनकम विल राइज एट ए वेरी फास्ट स्पीड। तो अब मुझे बताओ, टोटल जीडीपी के मामले में तो दुनिया की नंबर 1 कंट्री कौन सी है? यूएस। बट टोटल जीडीपी इज नॉट ए गुड यार्डस्टिक, मैंने आपको प्रूव किया। टोटल जीडीपी में तो हम नंबर 5 में या नंबर 3 पे भी पहुंच जाएंगे, बट द बेटर यार्डस्टिक इज पर कैपिटा। तो अब से अगला सवाल है, पर कैपिटा के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर कंट्री कौन सी है? एक देश है जिसका नाम है लग्जमबर्ग। नॉट अ वेरी पॉपुलर कंट्री, शायद नाम भी नहीं सुना होगा। अगर मैं मैप पर दिखाऊं इसको, जूम कर करके दिखाना पड़ेगा मुझे इसको। फ्रांस से थोड़ा सा इधर, जर्मनी से थोड़ा सा नीचे, स्विट्जरलैंड से थोड़ा सा ऊपर, लैंड लॉक्ड कंट्री है। मात्र पॉपुलेशन शायद 10 लाख की भी नहीं है, उससे भी कम है पॉपुलेशन, बट इट्स अ टैक्स हेवन कंट्री। टैक्स हेवन समझते हो? जहां पर टैक्स या तो हो ही ना या बहुत ही कम हो। अच्छा, टैक्स हेवन नहीं बोलते पहली बात तो, कुछ लोगों से टैक्स हेवन, हेवन मतलब वो कहते हैं स्वर्ग आ गया। नहीं, ये हेवन वर्ड नहीं है, टैक्स हेवन, HAVEN। टैक्स हेवन कंट्री है लग्जमबर्ग, इसीलिए सारी कंपनीज, सारे बिजनेस जो हैं वो वहां जाके एस्टेब्लिश हो गए। पॉपुलेशन बहुत कम है क्योंकि कंट्री बहुत छोटी है, इस वजह से पर कैपिटा के मामले में दुनिया की नंबर 1 कंट्री जो है वो क्या है? लग्जमबर्ग। बट वैसे आमतौर पे पॉलिटिकली लग्जमबर्ग को कोई जानता ही नहीं है, उसकी चलती ही नहीं है। डू वी इवन नो लग्जमबर्ग का प्रेसिडेंट कौन है? वी डोंट इवन नो वहां पे डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी है। नोबडी केयर्स अबाउट लग्जमबर्ग। पर कैपिटा इनकम में क्या है? लग्जमबर्ग।
इफ अगर मैं रहना चाहता हूं, मैं रेजिडेंट बनना चाहता हूं, तो मुझे कौन से देश का होना चाहिए? लग्जमबर्ग का, क्योंकि दैट इज पर कैपिटा के मामले में दुनिया की नंबर 1। ठीक है जी, तो मैंने आपको कुछ बताया। अच्छा, ये सारी चीजें क्या हमारे सिलेबस में है? द आंसर इज यस। और जब हम इनको पढ़ेंगे, एक तरीका आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। एक तरीका भैया, फॉर्मूला रटो। 3 मेथड होते हैं जीडीपी मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड, एक होता है इनकम मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड में ये 4 चीजें ऐड करो, एक्सपेंडिचर मेथड में ये 4 चीजें ऐड करो, ये आंसर आएगा, फटाक आगे निकलो। दूसरा तरीका क्या है? इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करो। जब दुनिया की सारी पॉलिटिक्स घूम फिर के जीडीपी के पीछे पड़ी है और हम जीडीपी के चैप्टर को रट के आगे निकल जाएंगे, तो बताओ किसी काम का है हमारा या नहीं? नहीं। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे अच्छा खासा टाइम लगाऊंगा। और अब एक बार मार्क्स की बात कर लेते हैं कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए मार्क्स टाइम लगा रहे हैं या इसके मार्क्स भी मिलेंगे। चैप्टर नंबर 5 हमारा 5 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 6 हमारा टोटल 15 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 7 हमारा 10 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 8 हमारा 10 मार्क्स का है। और चैप्टर नंबर 9 जो है वो भी कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। तो टोटल अगर मैं करूं तो कितने हो गए? 10 + 10 20, 20 30, 30 के बाद 45 और 5 कितना हो गया? 50। टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स की हो गई? 50। चैप्टर नंबर 1 5 नंबर का, माइक्रो इकोनॉमिक्स 35 नंबर की, मैक्रो इकोनॉमिक्स 50 नंबर की। कितने हो गए? 50, 35, 85 और 5 कितने हो गए? 90। और लास्ट में बच गया कौन सा? 10 नंबर का तुम्हारा फेवरेट चैप्टर कौन सा? इंडियन इकोनॉमी। इसको ना तो मैं माइक्रो में डालना चाहूंगा, ना मैं इसको मैक्रो में डालना चाहूंगा। मेरा बस चले तो मैं इसको सिलेबस ही बाहर कर देना चाहूंगा बट मेरा बस चलता नहीं ना, आईसीआई का चलता है। तो पढ़ना तो है, बट हाँ लास्ट में पढ़ेंगे कभी, तब देखेंगे। अभी स्टार्टिंग में मैं इसको नहीं कराऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लेट्स फेस इट कराएंगे भी सही, इसका जो डेटा याद करेंगे वो ज्यादा समय याद रहने वाला नहीं है। तो इट इज बेटर जितना लास्ट में करेंगे उतना ज्यादा चांसेस है हम इसको डेटा को याद करके रखें। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। सर अब सिलेबस कहां से शुरू करना है? आई विल स्टार्ट द सिलेबस विद द बेसिक चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो मन तो मेरा ये करता है चैप्टर 2 से शुरू कर दूं, बट मैं हमेशा 1 से इसलिए शुरू करता हूं क्योंकि 1 के कॉन्सेप्ट कनेक्ट होते रहते हैं। तो बेशक ये चैप्टर थोड़ा थ्योरी बेस्ड है, बट कोशिश करेंगे इसको भी प्रैक्टिकल बनाने की। सबसे पहली बात, इस चैप्टर के अंदर हमें समझा रखा है हमारे सब्जेक्ट का नाम, और हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? जल्दी से बताओ। बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब आपने जो 12th क्लास में पढ़ी है, 11th क्लास में पढ़ी है, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं है, वो क्या है? इकोनॉमिक्स। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो पहला सवाल ये आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स? कुछ तो फर्क होगा ना। हमारा पहले इसका नाम हुआ करता था इकोनॉमिक्स आपको मैं बताऊं, एक जमाना था सीए फाउंडेशन का नाम सीपीटी हुआ करता था। ये है बात 2018 से पहले की। 2018 से पहले सीपीटी होता था, 18 के बाद सीए फाउंडेशन हुआ, फिर 18 से लेकर 24 तक ओल्ड कोर्स चला, और अब 24 के बाद सीए फाउंडेशन, नाम सीए फाउंडेशन है बट आप क्या देने वाले हो? न्यू कोर्स। तो सीपीटी के जमाने में, मैं तो सीपीटी के जमाने से पढ़ा रहा हूं, मैं तो बहुत पुराना हूं, ठीक है तो इकोनॉमिक्स सीपीटी के अंदर हमें ये सब्जेक्ट होता था, इसका नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं था, क्या था? इकोनॉमिक्स। और अब फाउंडेशन जब आया, इसका सिलेबस चेंज किया और उन्होंने इसका नाम भी बदल दिया, क्या? इकोनॉमिक्स से बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो पहले डिस्कशन यही करते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होती है, और फिर समझेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है। पहले तो आप बताओ, आप सबको तो नहीं बोलूंगा, मोस्टली बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते लगभग 2 साल हो गए। मार्क्स पूछने बैठ गया, चलो अब तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो 12th क्लास का, तो उम्मीद करता हूं सबके अच्छे मार्क्स आएंगे। बट मेरा सिंपल सवाल है, इकोनॉमिक्स होता क्या है? आपके मन में जो भी डेफिनेशन है, रटी रिटाई नहीं, सिंपल 1 लाइनर डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स होता क्या है? ये सब्जेक्ट क्यों बनाया गया है? सिंपल डेफिनेशन, इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए। और बताओ, सेंट्रल प्रॉब्लम्स को, फिर मतलब हम टेक्निकल भाषा में चले गए। मैं अगला सवाल पूछूंगा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर आप बोलोगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। मैं सिंपल लेमैन, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं, फिजिक्स पढ़ता हूं, मुझे कुछ नहीं पता इकोनॉमिक्स के बारे में। सिंपल मातृभाषा के अंदर मुझे आपको बताना है, लेमैन लैंग्वेज बोलते हैं इसको, ठीक है? तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम वगैरह ना, ये टेक्निकल हो गया थोड़ा सा। और बताओ, मार्केट में कितनी डिमांड है और मार्केट में कितनी सप्लाई है, इसको स्टडी करना। और बताओ, हाँ जी आप क्या कह रहे थे? सेम था। और बताओ,
ग्रोथ कैसे काम करती है, मतलब कितना है, कैसे वर्किंग है, ग्रोथ हो गया। मतलब वही इकोनॉमी को स्टडी करना, आपने उसको विस्तार से बोल दिया थोड़ा। और बताओ। हाँ जी, मतलब वही हो गया ना, वर्क करने का मतलब वही हो गया। और बताओ कुछ और, कुछ और, कुछ और। ये सब आपने चीजें सही बोली है, मैं ये नहीं कह रहा गलत बोली है आपने, बट ये ना इकोनॉमिक का एक हिस्सा है। इकोनॉमी कैसे काम करती है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। आप डिमांड एंड सप्लाई की बात करो, क्या इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई है, उसके अलावा भी है? अलावा भी है। तो ये गलत नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, बट दैट इज नॉट अबाउट इट। जैसे आप बोलो मैथ्स क्या होती है, आप बोलो एल्जेब्रा, तो एल्जेब्रा इज पार्ट ऑफ मैथ्स, बट एल्जेब्रा इज नॉट मैथ्स। दैट इज व्हाई प्रॉब्लम। तो आप मुझे सिंपल सी बात, हम शुरुआत करते हैं, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आया क्यों। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप सब पर ही मैं एग्जांपल अप्लाई करता हूं। आप में से मोस्टली बच्चे सीबीएसई बैकग्राउंड के आए हैं शायद, जो किसी और बोर्ड के भी होंगे, बाकी बच्चों के भी मार्च में पेपर हुए होंगे। कल मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला था सर हमारा आखिरी पेपर कब हुआ है, 26 मार्च, और आज है कितनी, 3 अप्रैल। तो मुझे एक बात बताओ, जब हम 12th क्लास कर रहे होते हैं, 12th क्लास कर रहे होते हैं, एक तो हमारा जो पूरा सिस्टम है स्टार्टिंग से लेकर अब तक, उसके अंदर, हमारे पूरे सिस्टम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें स्टार्टिंग से ही झूठी तसल्ली दी जाती है, मुझे ऐसा लगता है। जब बच्चा 8th में होता है, 8th से वो कहां जाता है, 9th में। अब मुझे नहीं पता आजकल स्कूल में ऐसा होता है, यानी मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, ठीक है, आप पता नहीं तुम रिलेट कर पाओ नहीं। 9th में जाते हो तो हमारे स्कूल में टीचर जो होते थे, मैं डराने लग जाते थे, बेटा अगले साल क्या है तुम्हारी, 10th। तो मैंने कहा अगले साल डराना, कह रहे नहीं, अगले साल के लिए अभी से सीरियस हो जाओ। तो 9th में ये कह के डरा रहे थे कि अगले साल क्या है, 10th। फिर जब 10th आता था क्या बोलते हैं, बेटा 10th है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th की मार्कशीट तो पूरी जिंदगी काम आती है, तो 10th में मेहनत कर लो, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। ऐसा बोला गया था हमें। अच्छा, ये बात गलत नहीं है, 10th की मार्कशीट काम आती है, उन्होंने ये नहीं बताया डेट ऑफ बर्थ के काम आती है। डेट ऑफ बर्थ तो सेम ही रहेगी ना, 70% मार्क्स आए या 95% आए, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देती। मुझे अभी तक याद है, हमारी प्रिंसिपल आके हमें स्कूल में डराती थी, 10th क्लास यू हैव टू बी वेरी सीरियस, वेरी सीरियस, दिस मार्कशीट विल बी देयर फॉर यू थ्रू आउट द लाइफ। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं, मगर 10th में भी हमने पढ़ना कर लिया। फिर 11th में आते हैं, तो 11th में आके या कॉमर्स में जाते हैं या फिर कहां जाते हैं, साइंस में। हम कॉमर्स में आए तो कॉमर्स में टीचर ने बोला ये तो बेटा एलकेजी जैसा है, अगर 11th में नहीं पढ़ाई करी तुमने तो सारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। 11th तो क्या है, बेस है तुम्हारा, फाउंडेशन है तुम्हारी। तो हमने 11th में भी पढ़ाई कर ली थोड़ी बहुत। फिर 12th में जाके तो क्या बोलते हैं, बेटा बोर्ड आ गए इस बार, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, तुम्हारा पूरा करियर किस पे डिसाइड होने वाला है, 12th में। तो फिर 12th में, मतलब झूठी तसल्ली देकर हर साल, अब तुम्हें सीए में कोई टकराएगा, वो कहेगा बेटा सीए कर लो, उसके बाद क्या है, ऐश ही ऐश। अगली बार कोई ऐसा मिले ना कि बेटा ये कर लो, उसके बाद ऐश ही ऐश है, तो बोलना बेटा ऐश तो होली किसकी होनी थी ऐश तो होने वाली नहीं है। ये सब ऐसा ही है। तो अब प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग ना सिर्फ हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स भी इसमें आ जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, 12th क्लास के अंदर जब हम होते हैं, टिपिकली हम कुछ भी अपने पेरेंट्स से टिपिकली पूछें, पापा मैं ट्रिप पे चला जाऊं, तो जवाब क्या मिलता है, पहले पेपर दे दे उसके बाद घुमाइयो। पापा मुझे मूवी देखने जानी है, पहले पेपर दे दे उसके बाद मूवी आइयो। दोस्तों के साथ जाना है, नाइट आउट मारना है दोस्तों के साथ, अभी पेपर दे दे उसके बाद घुमाइयो। रिश्तेदार के घर जाना है, पहले पेपर दे दे घुमाइयो। तो होता क्या है, एक बच्चा जो 12th क्लास के पेपर देने वाला होता है ना, वो अपने हर अरमान को पोस्टपोन किए जा रहा होता है। कहां के लिए, 12th के बाद के लिए। और आखिरी दिन जब आपका पेपर होता है ना, जब तक आप पेपर देकर घर पहुंचते हो, आप ये भी भूल चुके होते हो पेपर किसका था, क्योंकि आपको इस बात की टेंशन ही नहीं होती पेपर कैसा हुआ, आपको इस बात की खुशी होती है कि पेपर खत्म हो गए, क्योंकि आपको इतना तरसा दिया गया होता है 12th के एंड तक कि हर जो चीज आपने मांगी है वो आपकी पोस्टपोन कर करके कहां पर पहुंच गई है, 12th के बाद। और अब जब 12th के पेपर खत्म हुए, उसके बाद आप बनाते हो बैठ के लिस्ट कि मैं क्या क्या चीजें जिंदगी में करना चाहता हूं। बताओ जरा, 12th क्लास का जिस दिन पेपर खत्म हुआ था, कुछ तो सोचा होगा मैंने क्या क्या करना है। अच्छा, हर किसी की लिस्ट सेम नहीं होगी, तो मैं लिस्ट बनाता हूं, आप मुझे बताना यही है या नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको गेम खेलने का शौक है, पहले घर वाले गेम खेलने नहीं दे रहे थे, तो आपने क्या किया होगा, 12th क्लास के बाद इमीडिएटली अपनी फेवरेट जो भी गेम है वो डाउनलोड करी होगी और खेलने बैठ गए होगे। पहले तो एक बड़ी फेमस सी गेम थी, अब शायद वो खत्म हो गई है, पबजी नाम की। अभी भी आती है, अभी भी है इतना क्रेज, या आप बोर हो गए लोग उससे,
अभी भी है क्रेज उसका। एक जमाना तो ऐसा आया था, मतलब लिटरली मैं ब्रेक देता था, बच्चे ब्रेक में भी पबजी खेल रहे हैं, फिर मैं जब आ रहा हूं तो ब्रेक में 5 मिनट खत्म हो गए हैं, पबजी लगी हुई है उनके अभी भी। तो चलो एक वीडियो गेम हो गया। जिन बच्चों को मूवी का शौक है उन्होंने अपनी लिस्ट बना रखी होगी कि मेरे एग्जाम खत्म हो उसके बाद मुझे ये मूवी देखनी है। जिनके दोस्त हैं उन्होंने कहा होगा जैसी 12th क्लास खत्म होएगी मैं अपने दोस्तों का घूम के आऊंगा। जिन लोगों को की नींद पूरी नहीं हो रही थी उन्होंने कहा होगा पहले 2-3 दिन तक मुझे उठाना ही मत, मैं नशे करके सो रहा हूं, ठीक है, तो अब मैं अपनी नींद पूरी करूंगा। सिंपल सी बात है। कुछ लोगों का सिंपल होता है, जिनके घर में पेट है वो अपने पेट के साथ खेलेंगे। जो परेशान हो गए हैं दिल्ली की गर्मी से वो क्या करेंगे, ट्रिप पर। और जो रिलेशनशिप के मारे हैं उन्होंने कहा होगा भाई ब्रेकअप की कगार आ गई है, अब हमें क्या टाइम देना है, अपने रिलेशनशिप को देना है। कुछ शॉपिंग वाले होते हैं, उनको ये होता है जैसे ही मेरा खत्म होगा मैं क्या करूंगा, शॉपिंग, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आप ये मान के चल रहे होते हो एक बार मेरा 12th निपटे उसके बाद मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। मेरे साथ भी आमतौर पर ऐसा होता है जब एक बैच खत्म होने वाला होता है ना, क्योंकि एक डेडलाइन होती है तो दिन रात उसी बैच पे लगे पड़े होते हैं। और फिर मैं भी ये सोच रहा था एक बार ये बैच खत्म हो जाए उसके बाद ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। बट प्रॉब्लम यहां पर ये आती है, तुमने अपनी एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली और आप अगले दिन बैठे थे 26 तारीख के बाद 27 तारीख को कि अब इस लिस्ट में क्या करूंगा, और उसी समय आपके पेरेंट्स आप पे बम फोड़ देते हैं। वो क्या, वो कहते हैं बेटा तेरा सीए फाउंडेशन के ना अगले वीक से बैच है, तो तेरे पास कितने दिन है, 7 दिन है, 7 दिन में जो ऐश करनी है कर ले। और जैसी आपको पता लगता है कि मेरे पास मात्र 7 दिन है, अब मुझे बताओ क्या 7 दिन में ये पूरी लिस्ट पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं। 7 दिन में अगर आप ट्रिप पे निकल गए तो ट्रिप में 4-5 दिन निकल जाएंगे, बताओ लिस्ट कैसे पूरी होगी? और ये प्रॉब्लम सबके साथ है। लिस्ट बनाई थी बहुत लंबी और अभी तो सिर्फ 8-10 चीजें लिखी थी, ये सोच के कि आगे की तो लिखते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। मगर अब घर वालों ने हमारे पे टाइम लगा दिया, कितना, 7 दिन। उन्होंने बोला 7 दिन बाद सीए फाउंडेशन की कोचिंग स्टार्ट है और इस बार 40 मिनट का क्लास नहीं होगी। इस बार टीचर आएंगे 2-2 घंटे तक चुप नहीं होंगे, और एक जो तीसरे वाला टीचर है वो बोलेगा 1 घंटा, बट वो 2 घंटे से पहले क्लास से बाहर नहीं निकलेगा। मैं बोलता ऐसी हूं, मैं 1 घंटा, तुम्हें लग रहा हो 1 घंटे बाद मैं जाऊंगा, तो मैं ऐसे करते करते 2 घंटे खींच दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि अब प्रॉब्लम ये आई कि आपके पास टाइम हो गया है कम और चीजें करने के लिए हैं ज्यादा। अब बताओ इस सिचुएशन में क्या करोगे? सारी तो चीजें पूरी हो नहीं सकती, तो क्या करोगे? आपके हिसाब से जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जरूरी मतलब जो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में है, आपके हिसाब से जो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड करेगी, वो चीज पहले करोगे। फिर उससे कम प्रायोरिटी वाली, कुछ चीजें मिस आउट भी हो जाएंगी तो आपको ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि आपकी हाई प्रायोरिटी वाली चीजें पहले पूरी हो जाएंगी। इस प्रोसेस को, इस पूरी सिचुएशन को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। अगर आप ध्यान से देखो, यू आर डीलिंग विद अ प्रॉब्लम, विच प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। व्हाट इज स्कैर्स हियर? टाइम इज स्कैर्स हियर। आप कम समय में ज्यादा चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, और जब किसी इंसान के सामने स्कैरसिटी आती है वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरह से यूज करना शुरू करता है ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैंने आपको 2 सिंपल वर्ड बताए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पहली चीज क्या है? प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। और जब जब स्कैरसिटी होती है हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरह से यूज करते हैं कि बेशक सारी इच्छाएं पूरी ना हो, एटलीस्ट वो इच्छाएं पूरी हो जाएं जो हमारे हिसाब से प्रायोरिटी में क्या है, सबसे ऊपर। एंड दिस इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब सर मुझे एक बात बताओ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करने का एक ही तरीका है या एक से ज्यादा तरीके हैं? अभी तक लिस्ट सबकी कॉमन चल रही थी, ठीक है, सबको वही 10 चीजें करनी थी, 15 चीजें करनी थी। बट अब जब सबके ऊपर 7 दिन की बाउंडेशन आई, आप सबका रिएक्शन सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग। क्योंकि मुझे बताओ सबकी प्रायोरिटी सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। इसका मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करने का एक तरीका होता है या मल्टीपल तरीके होते हैं। इससे एक अगली प्रॉब्लम आती है, इसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एंड 1 लाइन में बोलूं, इकोनॉमिक्स हर उस जगह पे आती है जहां पर प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी हो और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, अब अगर आप ध्यान से देखो, माइक्रो मैक्रो, जहां जहां इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ रही है वहां वहां ये 2 चीजें जरूरी होंगी। क्या क्या?
प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगर कहीं पे स्कैरसिटी नहीं है वहां पर इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है क्या दुनिया में हर जगह स्कैरसिटी है या नहीं है? यस। इसका मतलब पूरी कहानी का क्रक्स ये है कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है ना वो दो फंडामेंटल ट्रुथ पे टिकी है और इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल ट्रुथ ऑफ इकोनॉमिक्स। आपके पास बुक शायद अभी ना हो तो बुक से पढ़, यहीं से पढ़ लो। दो फंडामेंटल ट्रुथ कौन कौन से हैं? पढ़ो जरा पहला वाला। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। डू वी ऑल एग्री? क्या ह्यूमन वांट्स लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड। नहीं सर, हमारे मन में तो इस समय 8-10 चीजें ही हैं। जब वो 8-10 चीजें पूरी कर लोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। या 8-10 नहीं आ जाएंगी? नहीं आ जाएंगी। भाई एक बच्चा जो स्कूल में होता है वो वेट करता रहता है कब मैं बड़ा होऊंगा, मेरे पास खुद के राइट आएंगे, मेरे को पूछना नहीं पड़ेगा, मैं पैसा कमाऊंगा। जब बड़े होते हैं तो कहते हैं कब यार बचपन ही अच्छा था। है या नहीं है? क्यों? क्योंकि आप जब बच्चे होते हो आपकी राइट्स, आपके पास इच्छाएं क्या होती है? यार अभी मुझे अपने दोस्त के घर जाना होता है, घर वालों से पूछना पड़ता है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो घर वालों से पूछने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे कुछ खरीदना है तो घर वाले से पॉकेट मनी मांगनी पड़ती है, घर वालों को कन्विंस करना पड़ता है, मक्खन लगाना पड़ता है उनको। बट जब मेरे पास खुद का पैसा होगा तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये एक बच्चे की वांट्स है। बट जब जेब में पैसा आ जाएगा वांट वही रहेंगी या बदल जाएंगी? बदल जाएंगी। जो बंदा साइकिल लेकर बैठा है उसे बाइक चाहिए, जो बाइक लेकर बैठा है उसे स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, जो स्पोर्ट्स बाइक लेके बैठा है उसे कार चाहिए, जो कार लेके बैठा है उसे और बड़ी कार चाहिए, जिसका ऑलरेडी बड़ी कार है उसको जेट चाहिए, प्राइवेट जेट चाहिए। और जिसका प्राइवेट जेट भी है, एलॉन मस्क, वो कह रहा है मैं स्पेस में जा रहा हूं। उसका बच्चा ही नहीं है ना कुछ करने के लिए, वो क्या करे बताओ? उसका प्राइवेट जेट है, सब है, वो कह रहा है मैं मार्स जाऊंगा। और जिस दिन मार्स में पहुंच गया उसको वहीं छोड़ दो उसको, वहां पर वो वहीं ठीक है, ट्विटर पे ट्वीट करता रहेगा, हमें क्या दिक्कत है? तो हर इंसान की इच्छाएं लिमिटेड हैं या बढ़ती जाती हैं? बढ़ती जाती हैं। दिस इज आवर फर्स्ट फंडामेंटल ट्रुथ व्हिच इज कॉल्ड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। यहां तक तो ठीक है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड ही होनी चाहिए। बट सेकंड पॉइंट में प्रॉब्लम है, बताओ क्या? द मीन्स और द रिसोर्सेस to satisfy those unlimited wants are relatively scarce. They are limited and these scarce resources don't have single use, they have alternative use. This leads to a problem which is called the problem of scarcity। और प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी को डील करने के लिए हम क्या करते हैं? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। बट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस सुनने में लगता है अपने आप में एक सॉल्यूशन है, बट ये अपने आप में सॉल्यूशन नहीं है। एलोकेशन अपने आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि एलोकेशन करने का एक तरीका नहीं होता, एक से ज्यादा तरीके होते हैं। तो जब एलोकेशन कैसे करनी है इसमें आप कंफ्यूज्ड होते हो, तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सो आपसे कोई वन लाइन में पूछे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप बोलोगे इकोनॉमिक्स is the study of how we deal with the problem of scarcity and problem of choice। इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकती, इसके अंदर सब कवर हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, आपने जो भी डेफिनेशंस बोली, मैं वापस आता हूं जरा। सबसे पहले हमने डेफिनेशन क्या बोली थी? इकोनॉमी कैसे चलती है? मुझे बताओ, ये जो स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है ये सिर्फ इंडिविजुअल के लेवल पे है या इकोनॉमी के लेवल पे भी है? इकोनॉमी। इनफैक्ट अगर हम बात करें स्कैरसिटी की थोड़ी देर के लिए, स्कैरसिटी हर लेवल पे प्रेजेंट है। हर लेवल पे मतलब, पहले मैं बात करूं इंडिविजुअल के लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल के अंदर दो तरह के लेवल आते हैं। एक आती है इंडिविजुअल सेलर। सेलर को इकोनॉमिक्स में हम क्या बोलते हैं? फर्म। आम भाषा में फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म। बट इकोनॉमिक्स में जब भी फर्म वर्ड यूज करेंगे तो हम कह रहे हैं एनी बिजनेस, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो। तो इकोनॉमिक्स में जब जब फर्म वर्ड यूज होगा उसका मतलब पार्टनरशिप फर्म नहीं है। लॉ वाले सर जब आपको फर्म वर्ड बोलेंगे, लॉ में, लॉ की क्लास में फर्म का मतलब क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म। बट इकोनॉमिक्स के अंदर फर्म का मतलब क्या होगा? एनी बिजनेस। और इंडिविजुअल में दूसरा कौन आता है? कंज्यूमर। मुझे एक बात बताओ, क्या हर कंज्यूमर के लेवल पे स्कैरसिटी है या नहीं है? यस। जो बंदा 10,000 रुपए महीना कमा रहा है उसे भी स्कैरसिटी है, जो बंदा लाख रुपए महीना कमा रहा है उसे भी स्कैरसिटी है, और जो बंदा 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है क्या उसे भी स्कैरसिटी है? यस, स्कैरसिटी तो उसे भी है। अगर स्कैरसिटी ना होती तो मुझे बताओ, मुकेश अंबानी को तो फिर घर बैठ जाना चाहिए। क्या वो काम धंधा कर रहा है या नहीं कर रहा? यस। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो वेल्थ या जो बिजनेस उसके करंटली लेवल पे है, क्या उसको वहीं रखना है या उससे ज्यादा लेके जाना है? उससे ज्यादा। मुझे एक बात बताओ, एलॉन मस्क दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है पिछले 4-5 साल से। अब उसको समझ में नहीं आ रहा और क्या करूं। और मैं बताऊं, एलॉन मस्क बाय फार बाकी सबसे बहुत आगे है, तो उसको कोई खतरा भी नहीं है कि अगले कुछ सालों के अंदर बाकी लोग उसे ओवरटेक कर जाएंगे।
उसकी सारी फ्यूचरिस्टिक कंपनीज हैं। तो अगले कुछ सालों तक टेस्ला हो गया, स्पेस लिंक हो गया, जो स्पेस एक्स हो गया, स्टारलिंक हो गया, ये सब कंपनीज उसको रिचेस्ट बना के रखेंगी। अब उसके मन में इच्छा आई, मैं अमीर तो हूं, मुझे पॉलिटिकल पावर चाहिए। और अगर आप न्यूज कवर करते हो तो क्या उसने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करके वो पॉलिटिकल पावर ले ली या नहीं ले ली? यस। दिस प्रूव्स अगर एक पर्सन के पास पैसे नहीं है तो उसकी इच्छा पैसे कमाना है, पैसे कमाना है तो और कमाना है। और जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, एलॉन मस्क, उसकी इच्छा अलग है। वो कह रहा है पैसे की कदर नहीं जब तक पावर ना हो। तो अब वो पैसे से किस में पहुंच गया है? पावर में पहुंच गया है। तो दिस प्रूव्स क्या एक कंज्यूमर के लेवल पे स्कैर्सिटी है? यस। एक फर्म की बात करते हैं। आप सबने बैलेंस शीट बनाई है। बैलेंस शीट की एसेट साइड और लायबिलिटी साइड अलग अलग होती हैं या आइडियली मैच करती हैं? मैच। मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है मेरी एसेट साइड 10 करोड़ की है बट मेरी लायबिलिटी साइड 2 करोड़ की है? ऐसा हो सकता है? नहीं। बैलेंस शीट ऐसी टेढ़ी हो जाएगी ना। बैलेंस शीट क्या दिखा रही है? इधर दिखा रही है सोर्स ऑफ फंड्स, इधर दिखा रही है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। कहां से पैसा आया? लायबिलिटी साइड। कहां को पैसा गया? तो मुझे एक बात बताओ, जितनी तुम्हारी कैपिटल होगी तुम्हारे एसेट्स उतनी होंगे या नहीं होंगे? यस। यानी हर फर्म की क्योंकि कैपिटल लिमिटेड होती है तो क्या उसके पास स्कैर्सिटी होती है या नहीं होती? यस। आई एग्री, रिलायंस इज वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ इंडिया, अंबानी फैमिली, बट आर दे इन एवरी बिजनेस? क्या हर बिजनेस में है वो? नहीं। रिलायंस अभी तक एजुकेशन में तो नहीं आया, थैंकफुली नहीं आया, भगवान करे ना ही आए। जिस फील्ड में जाता है उसको बर्बादी कर देता है वैसे भी जाके। अच्छी खासी देश के अंदर 10-12 टेलीकॉम कंपनी थी, सबको बंद करा, मतलब कंज्यूमर के लिए अच्छा हो गया बट सबको बंद करा के बची कितनी? 2। ऐसी मान लो वहां पे गया, इतने सारे रिटेल आउटलेट हुआ करते थे, बिग बाजार होता था, डी मार्ट होता था, फिर छोटे छोटे इजी डे वगैरह होते थे। रिटेल सेगमेंट में गया, सफाया, बिग बाजार भी ले लिया, ये ले लिया, अब क्या बचा है? रिलायंस। जहां जाओ रिलायंस। तो रिलायंस इज अ बिग पॉकेट फर्म, जिस फील्ड में जाता है छोटा काम नहीं करता, सारा सेक्टर ही क्या कर लेता है? कैप्चर। बट डिस्पाइट द वेल्थ ऑफ रिलायंस, उसके ऊपर भी लिमिटेशन है। क्या वो हर काम कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं। रिलायंस आज की रेट में एयरलाइन में तो नहीं है। एयरलाइन में कौन कौन सी एयरलाइन हमारे देश में? एयर इंडिया, विस्तारा मर्ज होगी उसमें। बेसिकली कौन है? टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप बोल देता हूं उसको। उधर से क्या है? इंडिगो। और एक स्पाइस जेट है जो जैसे कैसे चल रही है, एक गो एयर है जो ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे है, और एक जेट एयरवेज है जो कि बंद हो ही गई है, और विस्तारा तो मर्ज होगी ना, वो भी टाटा की थी, वो उसमें एयर इंडिया में मर्ज होगी विस्तारा। और आखिरी कौन सी थी वो जो बंद हुई है अभी? नहीं सॉरी, बंद नहीं, जो नई बनाई है, राकेश झुनझुनवाला ने भी एक एयरलाइन बनाई है, अकासा। हाँ, तो ले दे के अब 3 या 4 एयरलाइन बची हैं। क्या अभी भी अंबानी उस एयरलाइन बिजनेस में है या नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, उसके पास भी अनलिमिटेड कैपिटल है या लिमिटेड ही है? लिमिटेड ही है। वो जिस सेक्टर में घुसा हुआ है ना रिलायंस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा, सोलर पावर बनाऊंगा, वो ना पानी की तरह पैसा बहता है उसमें। एक एक प्रोजेक्ट वहां करने में 50,000 करोड़ रुपए लगते हैं। जब वो इतने कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में घुस गया है ना, अब उसके पास एयरलाइन का बिजनेस करने के लिए, सीमेंट का बिजनेस करने के लिए, ईट पत्थर बजरी का बिजनेस करने के लिए, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करने के लिए इनके लिए पैसे नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, फर्म चाहे एवीजे हो या फर्म चाहे रिलायंस हो, स्कैर्सिटी सब पर है या नहीं है? यस। मैंने आपको प्रूव किया, इंडिविजुअल लेवल पे हर कंज्यूमर पे स्कैर्सिटी है, अमीर हो या गरीब हो। हर फर्म पे स्कैर्सिटी है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। अब मुझे जरा इसके अलग लेवल पे ले जाओ, क्या इकोनॉमी के लेवल पे भी स्कैर्सिटी है या नहीं है? यस। मुझे एक बात बताओ, इंडियन गवर्नमेंट के पास जितनी रिसीट्स आती हैं और जितने खर्चे आते हैं, मुझे बताओ खर्चे ज्यादा हैं या रिसीट्स ज्यादा हैं? खर्चे ज्यादा हैं। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट जस्ट लाइक मेनी गवर्नमेंट्स वो डेफिसिट पे चलती है। डेफिसिट समझते हो? आगे जाके पढ़ाऊंगा। गवर्नमेंट की रिसीट्स जब गवर्नमेंट के खर्चे से कम हो तो उसे बोलते हैं डेफिसिट। गवर्नमेंट की रिसीट्स ज्यादा हो, गवर्नमेंट का खर्चा कम हो, उसे क्या बोलते हैं? सरप्लस। एक आइडल सिचुएशन ऐसा लगता है क्या होनी चाहिए? सरप्लस, बट होता नहीं है। अच्छी बात है बुरी बात है आगे जाके बताऊंगा। अभी के लिए आप मानो डेफिसिट मतलब सरकार को लोन लेके खर्चे कराने पड़ रहे हैं। इंडिया की गवर्नमेंट बजट में क्या चल रही है? डेफिसिट चल रही है या सरप्लस चल रही है? डेफिसिट चल रही है। तो मुझे एक बात बताओ, डेफिसिट चल रही है, दिस क्लियरली प्रूव्स जितने पैसे खर्च करने हैं, क्या सरकार के पास उतनी रेवेन्यू है या कम है? कम है। इसीलिए आपने देखोगे एक सरकार से हमेशा सारे सेक्टर नाराज ही रहते हैं। आप इमेजिन करो, निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट देना चाहती हैं। बजट में होता क्या वैसे तो ये मुझे बताओ।
1 फरवरी को जो बजट आता है, बजट में मोटा मोटा 1 लाइन में मुझे बताओ क्या होता है बजट में? कहां से पैसे आएंगे, कहां को पैसे जाएंगे। तो जब निर्मला सीतारमन खर्चा करने की बात कर रही हैं, इमेजिन करो डिफेंस सेक्टर अपना कटोरा लेके खड़ा है। डिफेंस कह रहा है मैंने प्लेन खरीदने, पैसे दे दो। एग्रीकल्चर वाले अपना कटोरा लेके खड़े हैं, कह रहे जी सब्सिडी चाहिए, देखो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, सब्सिडी दे दो। हेल्थ वाले अपना कटोरा लेके बैठे हैं, कह रहे हैं देखो जी हॉस्पिटल बनाने हैं। एजुकेशन वाला अपना कटोरा लेके बैठा है। क्या हर सेक्टर अपना कटोरा लेके बैठा है? यस। प्रॉब्लम ये है, मेरे पास बहुत सारे पैसे होता, सबके कटोरे में डाल देता, बट मेरे खुद के पास पैसे क्या है? कम। तो क्या हर गवर्नमेंट के पास स्कैर्सिटी है या नहीं है? यस। तो जो काम आप करते हो वही काम फाइनेंस मिनिस्टर करती है। आप जब वो काम करते हो वो भी इकोनॉमिक्स है, और वही काम जो फाइनेंस मिनिस्टर कर रही है वो भी क्या है? इकोनॉमिक्स। आपकी इकोनॉमिक्स कोई कम इकोनॉमिक्स नहीं है, बस फर्क है आपकी इकोनॉमिक्स माइक्रो है और फाइनेंस मिनिस्टर जो कर रही है वो क्या है? मैक्रो है। बट बोथ आर एसेंशियली डूइंग द सेम थिंग, व्हाट? डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। और जब वो स्कैर्सिटी से डील कर रहे हैं, तुम्हारे सामने भी मल्टीपल चॉइसेस हैं, निर्मला सीतारमन के सामने भी मल्टीपल चॉइसेस हैं। सो यू आर फेसिंग दैट सेम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एंड फाइनेंस मिनिस्टर इज आल्सो फेसिंग दैट सेम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ सर, इंडिया तो ना 150 करोड़ की जनसंख्या है इसलिए स्कैर्सिटी है। सर यूएस में कोई स्कैर्सिटी नहीं होगी, ये यूएस में भी स्कैर्सिटी होगी? यूएस में भी होगी। यूएस की आइडिया जीडीपी कितनी है? अभी आपने सही बोला, $4 ट्रिलियन के आसपास इंडिया की है। यूएस की कितनी है? आइडिया तुक्का। सर 4 की 10 होगी, 12, 15, 30 to 40। द आंसर इज यूएस की जीडीपी है $25 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली। अब जो लेटेस्ट फिगर है उसके हिसाब से 27 होगी, हो तो अलग बात है। जो ऑथेंटिक फिगर पहले आई थी, अब ना क्योंकि एस्टिमेट्स आने लग गए हैं, तो आप गूगल करो तो 27-28 ट्रिलियन डॉलर आ सकती है। बट जो ऑथेंटिक फिगर थी, जो डॉक्यूमेंटेड फिगर है, वो कितनी है? $25 ट्रिलियन। चाइना की लास्ट आई चेक्ड 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर है, और इंडिया अभी ध्यान से देखो किस पे है? $4 ट्रिलियन। तो अगर इंडिया थर्ड नंबर पे भी पहुंचे, 4 का $5 ट्रिलियन कर ले, तो जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। बट जो अगले वाले 2 लोग हैं वो दूर दूर तक अभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही आगे हैं। तो आप जस्ट बोल सकते हो यूएस की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी का अप्रोक्सीमेटली 8 गुना है करंटली। 8 गुना हो गया? 7 गुना हो गया? 7 गुना, 7 टाइम्स हो गया। अगर 27-28 ट्रिलियन मान के चलूं तो 7 टाइम्स है, और उनकी पॉपुलेशन इंडिया से 1/3 है। पॉपुलेशन 1/3 है, 1/3 से भी शायद कम हो गई होगी। तो 20 तो नहीं है यार, 35 करोड़ तो है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स है ना यार, वो भी तो अल्टीमेटली उसी देश के अंदर ही रहते हैं। तो सब कुछ मिलाकर 35 करोड़ तो है ही वहां पे, मगर इंडिया से 1/4 होएगी चलो, और जीडीपी कितनी है? 7 गुना। दैट इज वाई आप इमेजिन कर सकते हो यूएस क्या जो है वो हमारे मुकाबले डेवलप्ड की कैटेगरी में आता है या नहीं आता? यस। बट इसका मतलब ये यूएस की गवर्नमेंट के पास स्कैर्सिटी नहीं होगी, या स्कैर्सिटी होगी? स्कैर्सिटी होगी। आपको एक फैक्ट बताता हूं, ठीक है जी, ध्यान से सुनना। यूएस की जीडीपी पता कितनी है? 25 ट्रिलियन, या बढ़ा भी दूं जो नए फिगर्स हैं 27 ट्रिलियन। और यूएस की डेट कितनी है? यूएस की गवर्नमेंट ने लोन कितना ले रखा है? यूएस की गवर्नमेंट ने लोन कितना ले रखा है? इमेजिन करो, $35 ट्रिलियन के आसपास का। $25 ट्रिलियन की जीडीपी है एक साल की, मतलब एक साल में, और आज तक का जो लोन इकट्ठा हो गया वो कितना है? 35। यानी उनकी जीडीपी की फिगर से ज्यादा उनका क्या है? लोन है। और दैट इज कॉल्ड मोर देन 100% ऑफ जीडीपी लोन है। इट्स अ वेरी रिस्की सिचुएशन। व्हाई? क्योंकि तुम्हारे पास इतना लोन है कि तुम्हारी जो इनकम है उसका मेजर पोर्शन तो किसमें चला जाता है? उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट करने में ही चला जाता है। तो इस केस में मुझे बताओ, क्या यूएस की गवर्नमेंट के पास अपने लोगों पे खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा बचेगा, या वहां भी स्कैर्सिटी आएगी? वहां भी स्कैर्सिटी आएगी। यानी कहने का भाव ये है, जो मैंने आपको बोला, स्कैर्सिटी क्या एक लेवल पे, एक इंडिविजुअल पे, एक कंट्री पे है, या हर जगह है? हर जगह है। इसे बोलते हैं स्कैर्सिटी इज यूनिवर्सल इन नेचर, या फिर स्कैर्सिटी इज परवेसिव इन नेचर। 2 वर्ड आते हैं, आपको वर्ड मिलेगा स्कैर्सिटी इज यूनिवर्सल या स्कैर्सिटी इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? जो चीज हर जगह उसे क्या बोलते हैं? परवेसिव। जैसे हम बोलते हैं गॉड इज परवेसिव, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं भगवान हर जगह है। सेम वे में स्कैर्सिटी भी हर जगह है। एंड बिकॉज स्कैर्सिटी इज परवेसिव,
दैट इज वाई इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ माइक्रो है, सिर्फ मैक्रो है, या दोनों जगह है? दोनों जगह है। इकोनॉमिक्स का दायरा इतना बड़ा है कि वी हैड टू डिवाइड द इकोनॉमिक्स इनटू टू सब्जेक्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, एक पॉइंट और करते हैं, फिर एक बार मैं आपको कुछ नोटिंग कराऊंगा। पहली चीज, स्कैरसिटी क्या होती है वो तो हमने पढ़ लिया। स्कैरसिटी परवेसिव होती है, हर लेवल पे होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब एक वर्ड आता है, स्कैरसिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस रिलेटिव कॉन्सेप्ट। दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट और एक क्या होता है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, नहीं तो मैं रटवाऊं फालतू में, क्या फायदा। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, आमतौर पे जब आप कोई चीज को स्कैर्स बोलते हो तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है? कि उसके यूजर बहुत सारे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बट उसकी क्वांटिटी क्या है, कम। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक, पानी स्कैर्स है या नहीं है? पानी स्कैर्स है। जस्ट डेटा बता रहा हूं, अर्थ का अप्रोक्सीमेटली 70% क्या है, पानी। 70% पानी है, बट फिर भी पानी क्या है, स्कैर्स। रीजन आपने सही बोला, क्या बोला? मोस्ट ऑफ दैट पानी क्या है, सॉल्ट। तो नमक निकाल दो ना, फिर तो नमक खाते हो ना, नमकीन पानी भी लेना। मुझे एक बात बताओ, वो जो पानी है क्या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है? नहीं। क्या वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए फिट है? नहीं। क्या वो एग्रीकल्चर के लिए फिट है? नहीं। वो आम तौर पे किसी भी काम के लिए नहीं है। हाँ, डूबने के काम आ सकता है, शिप चलाने के काम आ सकता है, वो अलग बात है, बट आम तौर पे जो भी ह्यूमन वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो पानी एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं है। इसका मतलब मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, कोई चीज स्कैर्स है या नहीं है ये कैसे डिसाइड करते हो? उसकी क्वांटिटी देखकर या उसकी यूजेबिलिटी देखकर? यूजेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, क्या वो इतनी क्वांटिटी में है कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके? अगर वो इतनी क्वांटिटी में है कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके तो वो स्कैर्स नहीं है। बट अगर वो इतनी क्वांटिटी में है कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता तो वो चाहे क्वांटिटी जितनी मर्जी हो, क्या वो स्कैर्स है या नहीं है? यस। जब एक चीज किसी कंपैरिजन में पड़ी जाती है उसे इकोनॉमिक्स में बोला जाता है वो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या है, रिलेटिव। एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट वो होते हैं जो स्टैंड अलोन पढ़े जाते हैं, किसी के कंपैरिजन में नहीं पढ़े जाते। रिलेटिव कॉन्सेप्ट वो होते हैं जो किसी के कंपैरिजन में। ये बिल्कुल वैसे है जैसे, मुझे एक बात बताओ, आपका स्कूल में टेस्ट हुआ या स्कूल में पेपर हुआ 100 मार्क्स का, आपके आए उसमें से 42। घर गए, घर में पापा ने पूछा कितने मार्क्स आए, अब आपको लग रहा है कि मैं पहले 42 बोलूंगा तो एकदम सुनने में कम लगेंगे। आपने बोला पापा वो जो मेरा दोस्त है रामू उसके 25 आए हैं। पापा ने कहा ठीक है, मैं क्या करूं? पापा वो जो शामू है उसके 27 आए हैं। ठीक है, ऐसे करते करते आपने अपने सारे नालायक दोस्तों के 25, 27, 30, 32 बताए और फिर जाकर आपने क्या बोले, 42। ऐसा क्यों कर रहे हो? तो आप अपने मार्क्स को एब्सोल्यूट से किस में कन्वर्ट कर रहे हो, रिलेटिव। एब्सोल्यूटली मैं बोलूं 42 है तो आप बोलोगे कैसा नालायक बच्चा है, जबकि आप कंपैरिजन में बोलोगे तो क्या लगेगा, बढ़िया यार। ये बिल्कुल वैसे है, अगर एक कोई बच्चा सीए कर रहा है और एक कोई दूसरे कोर्स का बच्चा आ गया जहां पे अच्छे खासे मार्क्स बढ़ते हैं, सीए का बच्चा कह रहा है अरे वाह जी 65 मार्क्स आ गए, बढ़िया मजा आ गया। 65 में तो एग्जामिशन आ जाती है, याद होगा मैंने कल बताया था। 60 से ऊपर आए तो क्या हो जाता है, पेपर एग्जाम। तो बच्चा 61 पे तो यार ढोल पीट देता है सीए के अंदर। ऑन दी अदर हैंड कोई और कोर्स का बच्चा कहेगा पागल है 61, हमारे 95 आए हैं। तो ये ऐसा है, सीए के बच्चे के मार्क्स एब्सोल्युटली नहीं देखने चाहिए। कैसे देखने चाहिए, रिलेटिवली। आप एब्सोल्युटली देखो, आप कहोगे 100 में 61 क्या तीर उखाड़ दिया तूने। जब रिलेटिवली देखोगे और पता लगेगा देश में 61 मार्क्स हैं ही मात्र 10% बच्चों के और 90% बच्चों के मार्क्स मेरे से कम है, तो मैं इंटेलिजेंट लगूंगा या नहीं लगूंगा? यस। तो रिलेटिव एब्सोल्यूट समझ में आ गया। मैं ये पूछ रहा हूं स्कैरसिटी एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? रिलेटिव। वाई? क्योंकि जब कोई चीज स्कैर्स है या नहीं है हम उसकी क्वांटिटी नहीं देखते स्टैंड अलोन, हम ये देखते हैं क्या वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एडिक्वेट क्वांटिटी में है या एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं है। विद दैट लॉजिक मेरा एक सवाल है, मुझे बताओ जरा, सोच के बताना, देखता हूं सही है नहीं। ऑक्सीजन स्कैर्स है या नहीं है? ऑक्सीजन स्कैर्स है या नहीं? मतलब अगर हमारे अर्थ की पॉपुलेशन डबल हो जाए तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। अगर हमारे अर्थ की पॉपुलेशन जितनी है 7 बिलियन होएगी, जहां तक मुझे पता है 150 करोड़, तो हमें ऐसा माना गया 700 करोड़ के आसपास है शायद इसकी, क्योंकि बोला जाता है दुनिया के अप्रोक्सीमेटली 20% लोग इंडिया में रहते हैं,
तो आई एम एज्यूमिंग लगभग 700 करोड़ की जनसंख्या होगी पूरी दुनिया की, जिसमें 140 से 150 करोड़ तो हमारे देश के अंदर ही है। अगर 700 करोड़ को 1400 करोड़ कर दूं, भगवान ना करे वैसे ऐसा हो, 700 करोड़ से 1400 करोड़ की पॉपुलेशन में कर दूं, क्या धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी? कोई ऐसा डेटा है? नहीं। ऑक्सीजन 1400 करोड़ लोगों के लिए भी है, और जहां तक मुझे पता है 2100 करोड़ लोगों के लिए भी। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये वो मिक्स है। दैट इज अ प्रॉब्लम, आई एग्री। पॉल्यूशन का मतलब ये थोड़ा कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है, ऑक्सीजन तो है ही है। पॉल्यूशन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन में बाकी चीजें मिक्स हो रही हैं। तो आप मुझे पूछो ऑक्सीजन क्या स्केर्स है? द आंसर इज नो। व्हाई? ऑक्सीजन जिन जिन चीजों को चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो इंसान हो, उन सबके लिए एडिक्वेट क्वांटिटी में है। इसका मतलब ऑक्सीजन इज नॉट अ स्कैर्स रिसोर्स। और अब मेरा क्वेश्चन अगला, ध्यान से सुनो और जवाब दो। मेडिकल ऑक्सीजन स्कैर्स है या नहीं है? मेडिकल ऑक्सीजन समझते हो? मेडिकल प्योर भी नहीं, मेडिकल ऑक्सीजन वो है जो आपको आर्टिफिशियली दी जा सकती है। प्योर तो हवा में वैसे भी हो सकती है, बट मेडिकल ऑक्सीजन मतलब जो आपको आर्टिफिशियली दी जा सकती है। क्या वो स्कैर्स है या नहीं है? यस। बेस्ट एग्जांपल कोविड के समय हमने देखा, जितनी रिक्वायरमेंट थी और जितने ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल थे, क्या वो मैच कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। दैट मींस कोई चीज स्कैर्स है या नहीं है, ये स्टैंड अलोन देखनी है या कंपैरिजन में? कंपैरिजन में। तो स्कैरसिटी से रिलेटेड आपने दो चीजें पढ़ी क्या? स्कैरसिटी इज, पहली बात, यूनिवर्सल या परवेसिव। सेकेंडली हमने क्या पढ़ा? स्कैरसिटी इज नॉट अ एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। एंड व्हाई आर वी स्टडीइंग स्कैरसिटी? क्योंकि स्कैरसिटी की वजह से हमें करनी होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हमारे मल्टीपल तरीके हैं। एक प्रॉब्लम आती है जैसे क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और स्कैरसिटी और चॉइस को डील करने को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। क्लियर है? अब आपके पास अगर बुक होती तो मैं नोटिंग करा देता आपको, बट प्रॉब्लम यह है आपके पास बुक नहीं है। तो ऐसा करते हैं, आज नोटिंग वगैरह कुछ नहीं करते, नेक्स्ट क्लास तक आपके पास जब अगर बुक वगैरह आ जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं नोटिंग करानी शुरू कर दूंगा। अभी ध्यान दो, हमने सिर्फ इकोनॉमिक्स की डिस्कशन करी है, बट हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है और वो इकोनॉमिक्स से कैसे अलग होती है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं सोच के आया था 2 बजे तक क्लास लूंगा, आज हमारे पास 2 बज चुके हैं। धीरे धीरे करके तुम्हारा स्टेमिना बढ़ाएंगे। एक ही बार तुम्हें 3 बजे तक बिठा दिया तो बताओ, एक आधा कहीं पे ढेर हो गया तो हमारे पे लायबिलिटी आ जाएगी। तो धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ाएंगे, आज 2 बजे तक ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।